हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पंचो जय हिंद। धीरज भैया, हाँ, देखा अपने सबे खेती करी थे और खेती के साथे साथे भाई पशु पाले हन और उन्नत खेती के उम्मीद रखे थे कि बढ़िया खेती होए, बढ़िया से बीज पानी खाद सबके जरूरत पड़ते खेते में ना, उहे मेर से अपने पशुअन के भी देखभाल करे के चाहिए। बिल्कुल कहते हैं। देखो पशु जोन होते ना वो अन्न बोलता होते हैं, उनकी खाए पिए के पुरहर जिम्मेदारी अपने सबे के है। काहे से जोन पशुअन में तमाम तरह के जोन है आहार प्रबंधन बहुत जरूरी है। ऐसन में आहार प्रबंधन करे से पशु जोन है वह स्वस्थ रही है और वो पशुअन में रोगी जोन क्षमता होते है ना वो बनी रहे। भाई देखा आहार प्रबंधन करे से यही पता चल जाता है कि कौने पशु का कितना चारा की आवश्यकता है। बिल्कुल। एक वयस्क गाय भैंस का लगभग 15 से 20 किलो हरा चारा, लगभग 6 से 8 किलो सूखा चारा, कैल्शियम फास्फोरस से भरपूर मिनरल मिक्स आहार और यही के साथे साथे 1% नमक की आवश्यकता पड़ता है। जैसे मान लिया लेरुआ है तो उनका कितना जोन है चारा चाहिए, कितना उनका खाए पिए के प्रबंधन करे का है, गर्भावस्था में अपने पशुओं का कैसे चारा दे का है, इस सब के जानकारी अपने सबका जब पहले से रहा था ना आहार प्रबंधन के माध्यम से, तो अपने सबका बड़ा आराम रहा था कि पशु भी स्वस्थ रही हैं और बढ़िया से उत्पादन अपने सबका मिले। बिल्कुल। पंचो आहार प्रबंधन एक जोन होता है ना आवश्यक और व्यवस्थित तरीका है। पशु का उचित मात्रा में आहार दिन जाए जोने से वह स्वस्थ और बढ़िया से उत्पादन उनसे जो अपने सब लीन जा सकता है। और पशुपालक भैया पशुअन के आहार में दाना खली चोकर खनिज लवण ई कुल मिलाए के संतुलित आहार अपने पशुअन का देत हैं तो पशुअन का स्वास्थ्य बढ़िया रहता है और प्रजनन करे के क्षमता भी बढ़िया रहता है और जो दूध के उत्पादन है वो तो अपने सबका मिलवे करत है। बिल्कुल। देखा जाए तो पशुओं में आहार प्रबंधन के जो यही मतलब होता है कि वह हर पशु का उनकी जरूरत के ताई और उनके समय समय पे जो पौष्टिक आहार है वो अपने सब सही मात्रा में उन्हें दीन जाए, पशु स्वस्थ रही हैं और उनके पूरी जो है विकास की क्षमता भी बढ़िया रहे और पशुओं के ताई अच्छा चारा बरसीम है, मक्का है, ज्वार, लोबिया, नेपियर घास शामिल करे के चाहिए। ई जोन है पोषक तत्व से भरपूर रहता है। पशु जो स्वस्थ रही है तब ये बढ़िया दूध देना। और ये पशुपालन भैया आपने सब पाले हैं ना वो यही लिए पाले हैं कि बढ़िया से उत्पादन मिले। और पशुओं का जैसे अपने सब अंकुरित अनाज कैसे करी थे ना तो वही तरह से जौ गेहूं जई के भी अंकुरित करके और बिना माटी के अंकुरित करे, यह तरह से जो है पशुओं का दे के चाहिए तो और साफ सुथरा पानी दे तो उन्हें से अपने पशु जो है स्वस्थ रही हैं। बिल्कुल। और उन्हें जो चारा है हरा चारा है उनका साफ सुथरा रहा है, कहे मतलब मान ऐसा ना हो कि काट के रख दे फफूंदी लग जाए उससे खिला दे तो उसे उनके जो पाचन क्षमता है वो भी प्रभावित हुए। तो ऐसे में अपने सबका साफ सुथरा चारा देना चाहिए। भाई देखा पशु निरोगी रही है स्वस्थ रही है तब जो है अपने खेती भी आसानी से कर सकी थे और पशु भी बढ़िया से हैं। और यही पे देखा एक ठो बतकही लेके आया है ना गोभी की उन्नत खेती जो उनकी बतावत है डॉक्टर प्रवीण कुमार मौर्य, विषय वस्तु विशेषज्ञ, सब्जी विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या से। और उनसे बातचीत की है दिलीप कुमार मौर्य भैया। तो चला ही नहीं से जाना जाए, चलो अपने पंचे भी सुने। पंचो अभी जैसे सुने हो आप सब कि आज का जो विषय है गोभी की उन्नत खेती और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार मौर्य भैया
जो उनकी विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं सब्जी विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या से। सबसे पहले पंचायती में डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। जौन गोभी वर्गीय जौन सब्जी है उमन का आवत है। जैसा कि गोभी वर्गीय फसलें हमारे सब्जी की खेती में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसमें जो गोभी वर्गीय फसलों में प्रमुख रूप से हमारे क्षेत्र में उगाए जाने वाली जो फसलें हैं उसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी और इसके साथ में ब्रोकली, ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं जो आपकी गोभी वर्गीय फसलें हैं। इसकी खेती अगेती, मध्य और पछेती 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। उसके आधार पे अगर प्रजातियों का चयन करके अगर किसान खेती करते हैं तो कम समय में अधिक मुनाफा गोभी की खेती से प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अगेती किस्म के जो पंचे गोभी के खेती करे चाहते हैं तो क्या सही समय का होता है और कौन कौन प्रजातियों का अपने पंचे कर सकते हैं? देखिए, गोभी वर्गीय फसलों में जिसमें फूल गोभी एक प्रमुख स्थान रखता है, उसमें जो अगेती वाली फसलें थी, अगेती गोभी, उसकी रोपाई का समय जून से शुरू हो जाता है जी। तो वो तो अभी बीत चुका है, लेकिन जो अगेती की जो द्वितीय अवस्था होती है उसकी बीज की बुआई का समय अभी उपयुक्त है, जो कि आपका 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में उसकी बुआई होती है। इसके बाद जो मध्यम अगेती एक फसल होती है उसकी अगस्त के एकदम आखिरी सप्ताह से सितंबर के पहले सप्ताह तक होती है जी। और इसके बाद जो पछेती है जो अंतिम सप्ताह सितंबर से और 15 अक्टूबर के बीच में इसकी नर्सरी की हम तैयारी करते हैं। बिल्कुल, ये समय के जो पंचे तैयारी करत है नर्सरी डारे के तो कौन कौन बाती को ध्यान दिए? देखिए, जितनी भी गोभी वर्गीय फसलें हैं, स्वस्थ पौध तैयार करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें कुछ बातें किसान भाइयों को ध्यान रखनी है कि परिपक्वता के आधार पे उनको प्रजातियों का चयन करना है जी। कि अगेती फसल कौन सी प्रजाति है, मध्यम कौन सी है और पछेती कौन सी है। अगर अगेती प्रजाति को आप या मध्य प्रजाति को समय से नहीं लगाएंगे तो उसकी जो उत्पादन है उसमें आप वो गुणवत्ता नहीं पाएंगे, उपज भी कम आएगी, उतनी पैदावार नहीं होगी। तो ये प्रमुख ध्यान देने वाली जो बातें हैं कि अगेती, मध्य और पछेती जो परिपक्वता के आधार पे जो हमारी गोभी वर्गीय फसलें हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो अभी जो समय चल रहा है, मध्यम अगेती की गोभी की नर्सरी डालने का समय चल रहा है और पात गोभी का नर्सरी डालने का समय चल रहा है जी। और इस महीने के अंतिम सप्ताह से और 15 सितंबर तक आप ब्रोकली की नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य में अगर आप इसकी नर्सरी तैयार करते हैं तो आप पाएंगे कि एक अच्छा किसान कम क्षेत्रफल में एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है। तो जौन पंचे नर्सरी डाले की तैयारी करते तो एक काव ख्याल रखें कौने हिसाब से जौन है नर्सरी के खेते के माटी का बनावे, काव वहाँ मिलावे ताकि जौन है जौन पौध बने, जौन पौध तैयार हुए वो बढ़िया तंदुरुस्त हुए और आगे बढ़े बढ़िया रहे। देखिए, जितनी भी गोभी वर्गीय फसलें हैं उसमें नर्सरी उगाना एक प्रमुख चैलेंज है। उसके लिए आप ध्यान ये रखें कि हमेशा भूमि का जो चयन करें वो जहाँ उचित जल निकास की व्यवस्था हो, जहाँ पानी ना लगता हो, ऐसे स्थान का चुनाव करें नर्सरी डालने के लिए। हमेशा बीज जो है कतार में बोएं, यानी कि छिटुआ ना बोएं। छिटुआ बोने का क्या होता है कि उसमें बीज भी ज्यादा लगता है और जो पौध है वो गुणवत्ता युक्त तो नहीं तैयार हो पाता। लेकिन अगर कतार विधि में अगर आप बोते हैं तो आप पाएंगे कि पौध जो है गुणवत्ता युक्त और कम बीज में अच्छे पौध तैयार हो जाते हैं। तो लगभग कितनी गहराई में बिया बोआ जाए? इसके लिए कतार में बोने के लिए लगभग 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा ना हो। अब बुआई के उपरांत सड़ी हुई गोबर की खाद है और मिट्टी आधा आधा मात्रा में मिला के एकदम भुरभुरा बना के उससे बीज को ढकें। तत्पश्चात उसके ऊपर फव्वारे से उसका पानी दें। अन्यथा क्या होता है कि चूंकि बीज की बुआई बहुत ही ऊपर हुई होती है तो पानी अगर डायरेक्ट देंगे तो उससे बीज बह जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये समय बरसात के मौसम चलता है तो जौन पंचे एक तैयारी करत है नर्सरी डाले के, जमीन से कितना उठाए के अपन बेड बनाए के कोने हिसाब से जमीन, इसमें ये ध्यान देना है कि जमीन से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे बेड
बनाना है उनको। बेड की जो चौड़ाई हमेशा 1 मीटर रखनी है और लंबाई अपने आवश्यकता अनुसार आप कर सकते हैं। चौड़ाई 1 मीटर इसलिए रखनी है कि आप दोनों तरफ बैठ के जो भी कर्षण क्रियाएं नर्सरी अवस्था में हो रही हैं उसको आप अच्छे से कर सकें। तो बिया की मात्रा कैसे निर्धारित की जाए? देखिए, इसमें अगेती, मध्यम और पछेती प्रजातियों को ध्यान में रखते हुए बीज की मात्रा निर्धारित की गई है। सामान्यतः देखा गया कि जितनी भी गोभी वर्गीय फसलें हैं उसमें जो अगेती गोभी हैं, अगेती के लिए लगभग 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के लिए आवश्यकता होती है बीज की, और जो मध्यम से पछेती में जो अवस्था में जो हमारी फसलें हैं वो लगभग 250 से 300 ग्राम बीज प्रति एकड़ की मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। तो यह समय जोन है मध्य वाली जोन गोभी है जोन पंचे नर्सरी डाले थे, तो कौन किस्म के लगावे भी है? इसमें गोभी वर्गीय में जो फूल गोभी है इसमें आप पंत शुभ्रा, पूषा दीपावली ये प्रमुख है, इसको आप लगा सकते हैं। पत्ता गोभी में पूषा मुक्ता, कावेरी, गंगा ये है। और ब्रोकली में पालम समृद्धि और पंजाब ब्रोकली 1 इसको लगा सकते हैं। गांठ गोभी में पर्पल टॉप और अर्ली पर्पल टॉप इसको आप लगा सकते हैं। ये प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली प्रजातियां हैं। इसके अलावा जो भी आपको गुणवत्तायुक्त बीज मिल जाए उसके अनुसार आप लगा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बरसात की मौसम की वजह से पानी लागे के तो बहुत शंका रहत है कि हाँ पौध में पानी लाग सकत है, तो ओसे बचाए लिहिन तो कौनो रोग या कीट से की समस्या आ सकत है नर्सरी में? बरसात के समय में नर्सरी को एक और ध्यान देना है कि अगर बहुत अधिक बारिश हो रही है तो ऊपर से जो सफेद पॉलीथीन आती है उससे ढक दें बीज को जब अधिक पानी हो, और जब मौसम खुल जाए तो उसको पन्नी को हटा दें। एक सुझाव किसानों को नर्सरी के लिए है। इसके अलावा जो आपका है कि इसमें कौन से कीट और रोग लगते हैं, इसमें प्रमुख जो कीट लगता है इसमें हीरक पृष्ठ पतंगा, जो डायमंड बैक मॉथ, ये सभी गोभी वर्गीय फसलों में प्रमुख रूप से बहुत ही हानिकारक कीट है, ये लगता है। और थ्रिप्स, ये जो पत्ती चूसक कीट होते हैं ये लगते हैं। इन दोनों का उपचार ये है कि आपको समय समय पे खरपतवार को निराई गुड़ाई करके उसका हटाना है, और अगर उसमें कीट लग चुके हैं तो उसमें इमिडाक्लोपिड दवा है, उसका 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के अगर आप छिड़काव करेंगे 15 दिन के अंतराल पे, तो ये जो कीट लगने की संभावना है ये कम रहेगी। और कितना दिन पे ये पौधा जो है रोपाई के लिए तैयार हुई है? पौधा लगभग ये मान के चलिए कि 4 से 5 सप्ताह का जो पौधा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। लगभग 4 से 5 पत्ती की अवस्था में जब पौधा आ जाए तब वो रोपाई के लिए उपयुक्त होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो अपन नर्सरी तैयार होगी, पौधा तैयार होगी, अब जौने खेते में रोपाई करे है, जौने में अपन गोभी लगावे है, वही खेते का बनावे वहाँ का चाहिए? देखिए, किसी भी स्वस्थ फसल को लेने के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए प्रमुख रूप से ध्यान देना है कि उसमें जीवांश की मात्रा अधिक रहे। इसके लिए जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, लगभग 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर के दर से सड़ी हुई गोबर की खाद जब आप मिट्टी की तैयारी कर रहे हो तब उसमें मिला के अच्छी से जुताई करते हुए उसमें डालना है। इसके साथ ही जो आपका रासायनिक उर्वरक हैं जिसमें नत्रजन, फास्फोरस और पोटास है, लगभग 100 किलोग्राम नत्रजन और 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास, इसको जो है जब खेत की तैयारी हो तो आधी मात्रा नत्रजन की, पूरी मात्रा फास्फोरस की और पूरी मात्रा पोटास की खेत की तैयारी के समय मिला देना है। बाकी जो शेष मात्रा आपकी नत्रजन की बची हुई है, जब आपका पौधा 30 से 40 दिन के रोपाई के उपरांत उसको पौधे की जड़ के पास को थोड़ा थोड़ा करके दे देना है। हाँ, यानी कि खूब बढ़िया से निराए गोड़ाए के और तब ओके मात्रा दी जाए। साथ ही जैसे पौधा बढ़े तो मन तमाम मेर के जोन है किया लागत है, तमाम रोग आवे लागत है, और जब अपन फूल तैयार हुए वाला रहा है तब देखा जाता है कि वहाँ बहुत कीड़ा लागत है, तो इससे बचे के लिए क्या करे पंचे? जो इसमें प्रमुख कीट है उसमें डायमंड, जो हमने बोला डायमंड बैक मॉथ जिसको हीरक पृष्ठ पतंगा कहते हैं, और थ्रिप्स, ये 2 प्रमुख कीट ये हैं। अगर इनका नर्सरी अवस्था से लेके और आपका पौध रोपण के उपरांत अगर सामान्य रूप से आप देख रेख करेंगे और दवा का प्रयोग करेंगे तो आप ये जो समस्या बता रहे हैं इससे निदान पा सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि जितनी भी गोभी वर्गीय फसलें इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ही आवश्यक है। सूक्ष्म पोषक तत्व में बोरान बहुत ही आवश्यक है। इसमें ये होता है कि तना फट जाता है, आप देखते होंगे जब गोभी किसान करता है कि तना फट जाता है। गांठ गोभी में जो गोभी होती है वो भी फटने लगती है। तो इसके लिए आप घुलनशील जो उर्वरक हैं
ये रोपाई के 40 दिन बाद अगर आप देखेंगे कि घुलनशील उर्वरक के रूप में NPK जो 19-19-19 का मिश्रण, इसके अलावा जो 12-16-0 का मिश्रण है, ये लगभग 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के अगर छिड़काव करते हैं, इसके साथ में बोरान 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के बोरान का अगर छिड़काव करते हैं, तो किसान पाएंगे कि उनके जो फूल गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ही अच्छी रहेगी और जो उपज होगा उसमें पाएंगे कि लगभग 10 से 20% का मुनाफा जरूर पाएंगे अगर सूक्ष्म पोषक तत्व का वो प्रयोग करते हैं तो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी तो अपने क्षेत्र में अपने पंचे बोआ बैठाओ थे। ये जौन ब्रोकली आई है, अब तमाम पंचे कोशिश कर रहे थे कि का ज़्यादा से ज़्यादा बैठावा जाए, लगावा जाए। तो एमन का जैसे एक खेती हुआ था फूल गोभी के, उसे कुछ अलग हमें ध्यान रखे की जरूरत पड़त है। ये बिल्कुल फूल गोभी की जैसे खेती करते हैं उसी तरह है, बस इसमें ध्यान रखना है पौधा इसका तब सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक इसकी नर्सरी तैयार कर लें, जो आपकी ब्रोकली है। और ये आप पाएंगे कि जो फूल गोभी है उससे 4 से 5 गुना ज्यादा आमदनी ब्रोकली की खेती से किसान प्राप्त करते हैं। एक गोभी मार्केट में अभी जो अगेती में लगाएंगे मार्केट में पाएंगे लगभग 60 से 70 रुपए का एक फूल मिलेगा। बहुत ही गुणवत्ता युक्त ये फसल है। अगर किसान अपने जनपद में अगर इसको लगाएं, बस उचित जल निकास की व्यवस्था और जो हमने पर चर्चा की कि समय समय पे उस पे आवश्यक पोषक तत्व की पूर्ति करते रहें, तो जरूर पाएंगे कि वो लाभान्वित होंगे। देखो भाई, गोभी के उन्नत खेती के विषय में चाहे वो फूल गोभी हुए, पत्ता गोभी हुए, गांठ गोभी हुए या ब्रोकली, अपने पंचे करें। और एक विषय में कितना बढ़िया जानकारी अपने प्रवीण कुमार मौर्य भैया, जो उनकी विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं सब्जी विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या से। डॉक्टर साहब, हमारे पंचन खातिर जितना बढ़िया बढ़िया जानकारी आप बतायो, ओकरे ताए आपके आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री, हाँ भैया, देखो अभी अपने सब बात कही सुना के विषय रहा गोभी की उन्नत खेती। बताओ तेरे डॉक्टर प्रवीण कुमार मौर्य भैया और इनसे बतियाने दिलीप कुमार मौर्य भैया। तो देखो कितना बढ़िया जानकारी रही अपने पंचे जो गोभी के खेती है, बतावे के अनुसार यह मेरे से अगर करी है तो पुरहर तौर से उन्हें लाभ मिले। बिल्कुल। लेकिन देखो एक संदेश भी है, प्रोमो पाम ऑयल, तो एक चला अपने सब सुन लीजिए और पंचे भी सुना। जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। धीरज भैया, देखा ये तो भाई जानकारी हो गई अपने सबके पास। बोला मन मनसाइन करे बदे देखा छविलाल पाल और उनके साथी के स्वर में एगो नहीं लेके आए हैं, तो चलो यहू का सुन लीन जाए। चलो। जवानामा करबे न नौकरी हम बनबे चंदन, माटी से प्यार हमें माटी बचंदन, माटी से प्यार हमें माटी बचंदन। माथे तिलक करबे माटी के बंधन, माथे तिलक करबे माटी के बंधन, माथे तिलक करबे माटी के बंधन। मटिए पे करबे नीति हमें पूजनवा, करबे न नौकरी हम बनबे तिलहन नगद तरकारी, तिलहन नगद तरकारी, तिलहन नगद तरकारी। अरे नई तकनीक से करब खेती बाड़ी, नई तकनीक से करब खेती बाड़ी, नई तकनीक से करब खेती बाड़ी। अरे मेहनत से पैदा करब गेहूं धनवा,
बनबे न नौकरी हम बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा हो बनबे किसनवा हो बनबे किसनवा बनबे किसनवा हो बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा कृषि प्रधान देश करबे कमाई कृषि प्रधान देश करबे कमाई कृषि प्रधान देश करबे कमाई अरे खर्चा चले जब की गल्ला बिकाई खर्चा चले जब की गल्ला बिकाई खर्चा चले जब की गल्ला बिकाई अरे पूरा करब परिवार के सपनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा नौकरी हम बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा बनबे किसनवा हो बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा नया नया पड़े जब खाद बीज पानी नया नया पड़े जब खाद बीज पानी नया नया पड़े जब खाद बीज पानी अरे लहरे से वनवा में तब सोना चांदी लहरे से वनवा में तब सोना चांदी लहरे से वनवा में तब सोना चांदी अरे मटिया में मिले रानी हीरा रतनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा हो बनबे किसनवा हो बनबे किसनवा हो बनबे किसनवा हो बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा धन से भरी जाए रानी भंडार हो धन से भरी जाए रानी भंडार हो धन से भरी जाए रानी भंडार हो घर ही माँ बहे लागे सुख के प्यार हो घर ही में बहे लागे सुख के प्यार हो घर ही में बहे लागे सुख के प्यार हो अरे माधव राना से गढ़ैबे गहनवा माधव राना से गढ़ैबे गहनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा करबे न नौकरी हम बनबे किसनवा अरे 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 क्या कर रहा है इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहे पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी अब पहली वाली बात कहाँ पर अब तो सभी डाले हैं सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं सच है रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं हाँ ठीक है भाई मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती धीरज भैया हाँ देखा अपने पास जो मौसम के जानकारी आए है वो अपने पंचन से साझा करत चली बिल्कुल जो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से मौसम के जानकारी आवा है वही के मुताबिक जो पिछले 24 घंटा के अधिकतम तापमान रहा है 33 डिग्री सेंटीग्रेड जो उनकी सामान्य रहा और न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो उनकी सामान्य से 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहा है और सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 95%
और न्यूनतम आर्द्रता 69%। और हवा की जोन गति है 4.7 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा दक्षिणी पूर्वी। वर्षा भारी न हुए और पूर्वानुमान है कि आगामी 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम बादल छाए रहे के संभावना है और हल्की वर्षा होए के भी संभावना है। मुला देखा पंचे जोन अपने काल कृषि जगत का कार्यक्रम हुए ना, वही में चर्चा सुनिए वर्षा जल का संचयन करें। साथ ही एक भेंटवार्ता भी सुनिए प्रगतिशील कृषक से धान गन्ना पशुपालन जो उनकी रही है श्री रामलौट वर्मा भैया और रामप्रीत निषाद भैया बतवाए हैं। और भाई गीत गौ नहीं तो रहबे करें। मुला देखा समय का कहा था है कि अपने पंचायती से भाई अब चले जाएंगे, मौसम के कोनो ठिकाना ना है कि कब का हुए, तो अपने जोन गैया बछरू बांधे बुनहु का जोन है अपने सही स्थान पे बांधे का। हाँ, तो यही के साथ है एक गायत्री और धीरज का दे अनुमति। जय हिंद। किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाड़ी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर।